फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 4, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि इस वक्त ये एक पुराना फ्लैशबैक था। यानी कि कहानी इससे भी ज्यादा प्रीवियस की थी। ये वो वक्त था जब चैनी, उसके फादर और इसी के साथ उसकी मॉम इस ब्रेंडल गांव के अंदर आकर के फंस गए थे, जहां पर उसके पिता की हालत खराब होने की वजह से यहाँ उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और क्रिस्टी उनकी देखरेख करने का जिम्मा उठाती है। कैनी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि उसके फादर की एक तो ऊपर से खराब हालत है और ऊपर से हम एक ऐसे गाँव में फंस गए हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जहां पर भी जाओ घूम फिर कर लौट करके वापस से यहीं आ जाते हैं कि तभी उसकी मुलाकात बॉयड से होती है और बॉयड उसे कहता है कि वैसे तुम काफी ज्यादा परेशान लगते हो। खैर, परेशानी में तो यहाँ पर सब हैं और मैं अकेला सभी की परेशानी मिटा नहीं सकता, तो क्या तुम मेरी आंखें बनना चाहोगे। और यही मोमेंट था कि कैनी ने बॉयड के साथ मिलकर के जूनियर शेरिफ बनने का डिसाइड कर लिया था। और अब जैसे कि गाँव छोटा है तो हर किसी ने कुछ न कुछ तो जिम्मेदारियां उठा ही ली थी। वहीं कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ पर इस वक्त हम जूली और उसकी मॉम टबीता को देख पाते हैं। टबीता अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसका कहना था कि देखो, वक्त तो खराब चल ही रहा है, हमें एक दूसरे का साथ तो निभाना ही होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम कॉलोनी हाउस जाने का ख्याल छोड़ दो। अभी इस वक्त हमारा परिवार ही हमारे लिए मेन प्रायोरिटी है, इसलिए तुम उसी पर ध्यान दो। कि तभी उनके घर पर जेड पहुंच जाता है और ईथन को पूछने लगता है कि क्या तुम्हें विक्टर थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि हर जगह अनजानी खोज पर निकल जाया करता है, कुछ कभी सवालों का जवाब नहीं देता है। जहाँ पर ईथन कहता है कि ठीक है, मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है बॉयड पर, जो कि इस वक्त कैनी के साथ में आया होता है उसी फादर खत्री के चर्च के नीचे वाले बेसमेंट में, जहाँ पर इस वक्त सैरा छिपी हुई बैठी थी। सैरा का बताना था कि वैसे तो मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने यानी कि यहाँ के गांव के लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से गांव में फैल गई है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। हालांकि ये बात सीजन फर्स्ट की थी, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज एक बार उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के पॉइंट ये आता है कि सैरा को यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। बॉयड का ये मानना था कि सैरा एक ऐसी कड़ी है जो कि इन भूतिया शैतानों से जुड़ी हुई है। अगर सैरा को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे फॉलो करते करते अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाए। मगर कैनी का मानना ऐसा नहीं था। कैनी का सोचना था कि इस सैरा की वजह से आज तक इस गांव में न जाने कम से कम 8 से 10 लोगों की जाने गई है और एक खूनी को इस तरीके से खुला छोड़ना एक अच्छी बात नहीं। एक पुलिस होने के नाते मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला और ऊपर से सैरा को जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकाल दो। अब इनके बीच में अच्छा खासा झगड़ा तो हो जाता है। हालांकि यहाँ पर बॉयड उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, मगर कैनी ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो तो अब पुलिस वाला काम भी नहीं करेगा। यानी कि उसने अपनी शेरिफ गिरी छोड़ दी थी और वो इस जॉब को छोड़ करके चला जाता है। मीनवाइल हम बॉयड के हाथ को देख पाते हैं जिसके अंदर कीड़े रेंग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि वो सभी उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हों। यहाँ पर सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जूली अपने भाई ईथन को लेकर के आई थी और उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। फातिमा से मिलकर के वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि फातिमा ने उसे बताया था कि अब इस गाँव में पहली शादी होने जा रही है। मैं और एलिस अब हम दोनों एक होने वाले हैं। जिस बात को सुनकर के जूली को खुशी होती है। अब पहले वो सोच रही थी कि कभी ना कभी एलिस को जरूर लाइक करेगी, पसंद करेगी, अपनी इच्छा उसे जाहिर करेगी, लेकिन अब वो फातिमा के लिए रिजर्व हो गया तो उसे अब कोई ना कोई दूसरा चारा तो ढूंढ नहीं था। इसलिए वो भी निकल पड़ती है अपने किसी और मन भावन हस्बैंड को ढूंढने के लिए। मीनवाइल यहाँ ईथन की मुलाकात विक्टर से होती है। पहले तो विक्टर उसे आने से मना कर देता है, मगर फिर अब क्या करें, उसका तो एक ही दोस्त था, इसलिए वो उसे कमरे में आने देता है। विक्टर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो ईथन का कहना था कि जेड तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, क्या तुम उसके जवाब देना चाहते हो। जिस पर विक्टर कहता है कि नहीं, मुझे कोई सवाल ना तो याद रहते हैं और ना मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ। ऊपर से भूलने की बीमारी ऐसी है कि हर चीजों की ड्राइंग बना करके मुझे रखनी पड़ती है, तभी जाकर के मुझे वो चीजें याद आती है, अदरवाइज मेरा दिमाग कुछ काम करता नहीं है। यहाँ पर जूली को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बाहर घूम रही थी कॉलोनी हाउस के, कि तभी उसकी नजर एल्जिन नाम के काले शख्स पर पड़ती है। अभी जो कालिया था, एक तो मेरे को शक्ल से भी पसंद नहीं था और ऊपर से बीमार भी रहा करता था, और अब वो होने वाला था इस कहानी का लीड कैरेक्टर, मतलब कि आगे चल करके एक इम्पोर्टेंट पर्सन। तो खैर, अब कहानी में लिया है तो आगे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। खैर, मुझे जूली के लिए बुरा लग रहा है कि उसने एल्जिन को ही क्यों चुना। आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर हम देख पाते हैं बॉयड को, जो कि अपने हाथ के दर्द होने की परेशानी को ले जा करके क्रिस्टी को दिखाता है। क्रिस्टी भी जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बॉयड के शरीर में कुछ तो ऐसा है जो कि रेंग रहा है, घूम रहा है, मानो जैसे कोई कीड़े हों जो कि इसके शरीर को अंदर ही अंदर से खा रहे हों। मगर ये बीमारी इस तरीके की थी कि इसे ठीक करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत थी, जैसे कि MRI स्कैन और भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स वगैरह, तो वो इनके पास में मौजूद नहीं थे। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर क्रिस्टी बॉयड की कुछ ज्यादा मदद कर नहीं पाती। दूसरी तरफ सीन डाइनर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर कैनी ने अब अपनी मॉम चैनी का डाइनर ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया था और वो अब यहाँ पर लोगों की मदद करना चाहता था। देख रहे हो इनके नाम कैसे हैं, चैनी, कैनी, चैन से मजा लो, मजाक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बागता को देख पाते हैं जो कि इस वक्त पुराने वाले बियर बार के अंदर बैठी हुई थी और जेड भी यहाँ पर बैठा हुआ था। ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है, जहाँ पर जेड का
बताना था कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और मैंने एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बना ली थी, मैं कामयाब हो गया था और बस अपना सेलिब्रेट करने के लिए कहीं निकला था। वहीं पर भागता भी बताती है कि हाँ, मुझे भी मेरे बस का लाइसेंस मिलने वाला था और ये लास्ट राइड होने वाली थी। वैसे मैं ये राइड लेना नहीं चाहती थी, मगर सोचा कि ठीक है, मेरे पॉइंट्स ही बढ़ जाएंगे क्योंकि टेस्ट तो ऑलरेडी क्लियर हो ही गया, तो चलो एक और राइड में क्या जाता है, जहां पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत के नाम, क्योंकि इन्होंने कामयाबी हासिल करी। वहीं पर हम मैरियल को देख पाते हैं जो कि एक नशेड़ी थी और रिहैब से भागी हुई थी, तो वो यहाँ पर कुछ दवाइयां चुराने के लिए आई थी, लेकिन टबीता को वहां पा करके वो दवाइयां चुराने में रुक जाती है। इसी बीच टबीता जाकर के पहुंचती है अपने हस्बैंड जिम के पास। जिम इस वक्त आया हुआ था अपने टूटे घर को देखने के लिए, क्योंकि अब घर ही टूट चुका है तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, आखिर अपने परिवार को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात होने वाली है, जहाँ पर टबीता उसे सहारा देती है और बताती है कि मैंने आंटी चैनी से बात कर ली है, हम कुछ दिन उनके डाइनर में रह सकते हैं क्योंकि वहां पर जगह है। बात का बाद में देखेंगे कि क्या होगा। वहीं यहाँ पर जो अपने बॉयड भाई साहब थे, इन्हें अपने दोस्त खत्री की पुराने विजन्स आने लगते हैं, यानी कि एक तरीके से ऐसा लग रहा था मानो खत्री वापस आ गया है। वो उससे बातें करने लगता है, मगर असल में वो वहां पर था ही नहीं। यहाँ पर खत्री का कहना था कि अगर तुम्हें कोई चीज परेशान करती है तो तुम उनके सवाल क्यों नहीं ढूंढते, तुम पहले भी तो यही करते थे, तो आज भी तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। थकार करके यूं ही बैठ जाना अच्छी बात नहीं है, और ऊपर से तुमने कैनी को भी बुरा मनवा दिया, जाकर के उससे सॉरी वॉरी मांगो यार, एक तरीके से वो भी तुम्हारा बेटा ही तो है। जहाँ एक तरफ तुम्हारा अपना बेटा एलिस तुम्हारे साथ नहीं, वहीं दूसरी तरफ कैनी के फादर भी उसके साथ नहीं, तो तुम इस रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ाते। वहीं जिम पहुंचता है सीधा कॉलोनी हाउस में डोना के पास में और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें याद भी है कि जिस टाइम पर हम उस एंटीना को बनाने में कामयाब हुए थे तो एक शख्स ने मुझसे बात करी थी और मुझे ये बोला था कि तुम्हें यहाँ नहीं अपने घर में होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वाइफ बेसमेंट में खड्डा खोद रही है, तुम ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ कि डोना तुमने भी वो आवाज सुनी, इसका मतलब ये है कि कोई तो पर्सन है जो कि ऊपर से हमें देख रहा है, और अगर कोई ऊपर है इसका मतलब ये है कि वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ पूरी टीम होगी, हमें दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि डोना का मानना था कि वो जो लोग ऊपर हैं अगर वो एक बार हमारा बुरा कांड कर सकते हैं तो वापस भी कर सकते हैं, इसलिए मैं तो अब तुम्हारे किसी दूसरे एंटीना के आइडिया में शामिल होने वाली नहीं हूँ और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। वहीं पर सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पर कैनी थोड़ा सा खाना लेकर के आया होता है सारा के लिए। उसे क्या पता था कि उसके पिता को मारने की पीछे की प्लानिंग सारा की ही थी, क्योंकि सारा को कभी आवाजें सुनाई पड़ती थी, कभी हाथ पर अनोखे निशान आ जाया करते थे कि नाउ यू हैव टू किल दिस वन, नाउ यू हैव टू किल दैट वन। तो ये जो इंडिकेशंस थे ये सारा को ऑलरेडी परेशान कर रहे थे और यही वजह था कि सारा ने उस दिन गेट खुला छोड़ा था कि हॉस्पिटल के अंदर वो शैतान आ गए और कैनी के फादर को फाड़ करके खा गए। लेकिन अगर वो ये बात कैनी को बताती तो फिर वो जो खाना लेकर के आता है वो भी नहीं लेकर के आएगा और सारा का जीना मुश्किल हो जाएगा। वहीं इस एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि कॉलोनी हाउस के अंदर रैंडल नाम के शख्स ने, जो कि एक मरीन था, उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया था और बार बार इस झगड़े से परेशान होकर के डोना ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा और उसे वो घर के बाहर बस के अंदर छोड़ आती है, वो भी एक ताबीज के साथ में, और कहती है कि तुम्हें ही सबसे अलग थलग रहने का शौक था ना, अब इसी बस के अंदर ही रहो। सो गाइस, इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड खत्म होता है। क्या इस बस के अंदर रात को वो हैवान शैतान आकर के उसे फाड़ देंगे या फिर रैंडल से बचने का कोई नया तरीका ढूंढ लेगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जो भी मैं आपके लिए जल्द ही लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।